नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज में। मैं आशुतोष पांडे, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवनिवेश अवस्थी सर जी। सबसे पहले स्वागत है आपका सर खबर फर्स्ट और एटीएस दोनों न्यूज में। जानना चाहिए कि देश की राजनीति जो है हालिया दिन में जो चल रहा है, देश की राजनीति वो किस ओर जा रही है? देखो, एक बात बड़ी साफ सी है जो आपको देखना चाहिए कि पूरे देश की राजनीति जो है वो समहाउ एक जो इस समय की सरकार है या एक जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ एक गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है। बड़े जोर शोर से हुई, इंडिया नाम दे दिया गया। इंडिया अलायंस वास्तव में था। इंडिया अलायंस के नाम पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो तमाम लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से अब तक कुछ वर्षों पहले तक सत्ता में रहे हैं, और उनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने जब सत्ता में थी वो उस समय का हिसाब किताब दे सके कि उस समय उसने देश के लिए क्या किया, क्या उसकी बेहतर परफॉर्मेंस थी। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस समय जिस तरीके से अगर आप आर्थिक स्थिति में देखें, जिस समय राजनीतिक स्तर पर भी वैश्विक स्तर पर देखें, तो भारत की राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है, राजनीतिक जो अस्मिता है, राजनीतिक जो उनका दबाव है पूरे विश्व की राजनीति पर, वो अद्भुत दिखाई देता है। अभी मालूम चला कि आप लोगों ने खबर देखी होगी कि यूक्रेन पर परमाणु हमला होने वाला था, लेकिन पुतिन जो है मोदी जी के कहने से वो परमाणु हमला नहीं हुआ। ये कोई छोटी घटना नहीं है। एक समय था जब आप सोच भी नहीं सकता था कोई भारतवर्ष का व्यक्ति कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरीके की किसी भी स्थिति में कोई हस्तक्षेप करने की तो बात दूर, अपनी राय भी प्रकट नहीं करता। लेकिन सर, इसमें सवाल उठता है कि विपक्ष का कहना है दो बात। देखिए, पहली बात कि नरेंद्र मोदी जो है वो जियो पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने गृह जो अपने घर की स्थिति है, जो अपने घर की प्रॉब्लम है, जो देश का प्रॉब्लम है, खास करके विपक्ष का जो केंद्र बिंदु रहता है वो माइनॉरिटी रहता है। उसको लेकर जिस तरह से फैलाया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि सीए को लेकर, सीए जो पास हुआ 11 मार्च को जो पास हुआ है, उसके बाद से जो माहौल बनाया जा रहा है देश में, उसको भी गंभीरता से देखने की बात कि किसी को बुला करके नागरिकता नहीं दी जा रही। जो ऑलरेडी यहाँ पर पिछले 31 दिसंबर 2014 तक जो आ चुके हैं, जो सालों साल से रह रहे हैं, जिनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, राशन कार्ड नहीं है, कोई उनके पास नागरिक अधिकार नहीं है, शरणार्थी स्थिति में रहने को, टेंटों में रहने को मजबूर हैं। क्या भारत सरकार का, और भारत सरकार का नहीं, हम सब भारतवासियों का ये क्या दायित्व नहीं है? दायित्व नहीं है कि हम उनको नागरिकता दें? क्योंकि वो हिंदू है इसलिए उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो जो रोहिंग्याज आते हैं, जिनको बांग्लादेश ने लात मार के बाहर निकाल दिया, उनके लिए तमाम दिल्ली की सरकार हो या बाकी सरकारें हों, उनको बसाने के लिए तो उछल उछल करके वक्फ बोर्ड का पैसा है, बाकी सब सरकारी पैसों से उनको सब सुविधाएं दी जाती हैं। ये देश की राजनीति गलत उसमें चल रही है। और मैं एक बात और बात कर रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान का मसला सामान्यतः दिखाई देता है, ऐसा है नहीं। भारतवर्ष का जो मुसलमान है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझ में, जो ही भारत के मुसलमानों को समझ में आया कि हमारी नागरिकता लेने का कोई मसला नहीं करता, फिर ठीक है ना कि दी जानी चाहिए। जो पाकिस्तान से उधर से आए हैं उनको दी जानी चाहिए, क्यों नहीं दी जानी चाहिए? ये सिर्फ प्रॉब्लम विपक्षी दलों की है जो अफवाह फैलाते हैं, जो डराते हैं। जेएनयू के छात्रों को जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, सीए के खिलाफ कल जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, वो काफी गंभीर बात है समझने को लेकर, क्योंकि वो समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो जेएनयू में पढ़ रहा है उसे सीए मालूम नहीं हो। ऐसा ही कहा, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झूठ फैलाने वाला, और मुझे दुख है कि बोलने की आजादी के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि संविधान हमें बोलने की आजादी तो देता है, लेकिन झूठ फैलाने की आजादी देता है। इसका मुझे इस बारे में मुझे कोई विश्वास नहीं है कि संविधान ये भी कहता है कि बोलने की आजादी के नाम पे आप झूठ बोल सकते हो। अगर इस कानून के तहत एक भी व्यक्ति की नागरिकता, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, कम से कम इस कानून के तहत कोई किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती, फिर ये क्यों फैला रहे हैं? तो आप अगर इनको बुद्धिजीवी कहते हैं या कोई भी इनको बुद्धिजीवी कहता है, तो उनके प्रति जो लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्होंने वो बुद्धिजीवी होने का, दिखाने का जो लबादा ओढ़ रखा है ना, वो अब उनके चेहरे को बेनकाब करके जनता के समक्ष उनके झूठ को इस कदर सामने लाना चाहिए कि
किस तरीके से अपने वैयक्तिक स्वार्थों, पैसों की राजनीति और क्षुद्र जो भारत के खिलाफ जो उनके कारनामे हैं उनका सामने आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या बोलने की आजादी इस हद तक इस देश में बढ़ गई है कि हमारे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को जो बोला जा रहा है आज के डेट में, वो क्या एक आप कह सकते हैं कि एक अवधारणाएं बनती जा रही है? इतनी आजादी क्या सही है? नहीं, इस देश में आजादी है। देश में रोज ये कहा जाता है विपक्ष हम लोकतंत्र मर रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, और इसी देश में एक राजनीतिक दल का नेता अपने प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काटने की बात करता है और कह रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोगों ने, शायद मैं तो उस समय था जिस समय भारत में आपातकाल लगा, लोग अपने घर में अगर किसी की बेटी का नाम इंदिरा था तो वो नाम नहीं ले सकता था। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम से कम 450-500 प्रोफेसरों को रातों रात 25 जून और 26 जून की रात को 450 प्रोफेसरों को उठा करके जेल में डाल दिया गया। 19 महीने तक जेल में रहे। मीसा और डीआरआई में वो उस कानून के तहत बंद रहे जिसमें कोई जमानत नहीं थी, कोई वकील नहीं ले सकते थे। और उसी समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मजरू सुल्तानपुरी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1956-57 में एक गाना लिख दिया था, उस गाने को लेकर के आर्थर रोड जेल में साल भर तक मजरू सुल्तानपुरी रहे। आप बताइए कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को नाली का कीड़ा, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रधानमंत्री को कोई इस तरीके की गाली दे सकता है। क्या क्या उनके परिवार के बारे में क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, माता जी के बारे में, पिताजी के बारे में, परिवार के बारे में, उनके अपने व्यक्तिगत बारे में। उसके बावजूद कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन एक बात तो है, आपको भी माननी पड़ेगी कि इसीलिए इन झूठे लोगों का, जब ये झूठे लोग जब बेनकाब होते हैं, उसका परिणाम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है कि कोई सामान्यतः ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को गाली देने पे कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन एक विरोध होता है, सिर्फ एक बटन दबा करके, और वो बटन दबा करके देश की जनता लगातार विरोध प्रकट कर रही है, लगातार विरोध। तो साहब राजनीति की ओर आते हैं जी। बटन दबाकर, सर आपने बहुत अच्छा कहा कि विरोध दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना मताधिकार का प्रयोग करना। इस बार बिहार की राजनीति में, क्योंकि सर आपका विश्लेषण जो होता है वो पूरा देश जानता है कि प्रखर वक्ता के साथ साथ आप जो एनालिसिस करते हैं, देश के मिजाज को समझते हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपसे बेहतर समझता हो। किस और देख रहे हैं, क्या वो 400 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस कर रही है बीजेपी, या फिर मात्र एक ये अफवाह? देखिए, एक बात बड़ी साफ सी है, जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, हम सब लोगों ने, आप लोगों ने भी उसके साक्षी रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर क्लियर कट मेजॉरिटी ले आएगी। और कितने सालों बाद हुआ ये, शायद राजीव गांधी जब 1984 में इलेक्शन हुआ था, उसके पश्चात, इतने सालों पश्चात कोई भारतवर्ष में एक पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आई थी। किसी को विश्वास नहीं। 2019 में एक नैरेटिव बनाया गया, ये सरकार जा रही है, ये सरकार जा रही है, नरेंद्र मोदी लौट के नहीं आ रहे। और ये लगा कि हो सकता है कि अगर कोई पूर्ण बहुमत नहीं आया तो कोई और नेता को बना करके प्रधानमंत्री बना देंगे। 282 से लेकर के 303 हो गए। एनडीए तो 353 था। अगर एनडीए 353 2019 में था तो 2024 में 400 पार एनडीए होने में क्या कमी है? नए दल जुड़ रहे हैं, बीजेडी जुड़ रहा है, टीडीपी जुड़ रहा है, ठीक है ना, आरएलडी जुड़ गया। तो अगर 353 2019 में थी तो 2024 में 400 होने में, एनडीए के 400 पार होने में कौन सा प्रश्न चिन्ह है, ये तो बता दें। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल ऐसा उभरा है जिसकी वजह से एनडीए की सीटें कम होंगी? कोई भी ऐसा नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ अफवाह नहीं है, जुमला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में लगते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता के दुखों में शामिल होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप क्या समझते हैं कि जो लोग यूक्रेन में फंसे थे 2 दिन, अगर युद्ध बंद करके जिनके बच्चों को लाया गया है, वो किसी और सरकार की बात मान सकते हैं क्या कि इनकी विदेश नीति ठीक नहीं है? जो फिलिस्तीन और इजराइल में फंसे थे, जिस तरीके से वहां से निकाला गया भारतीयों को, क्या आप समझते हैं कि उनके ऊपर कोई, उनके मन पर कोई इस बात का असर नहीं होगा? क्या जिस तरीके से भारत की केरल की रहने वाली नर्सों को निकाला गया था यमन से,
क्या उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, सगे संबंधी उनको मालूम नहीं कि कितनी विकट परिस्थितियों में निकाला गया था? मैं पूरे भारतवर्ष के नक्शे की बात बता रहा हूँ, केरल से लेके आज जम्मू कश्मीर की क्या हालत है। रिकॉर्ड टूरिस्ट गए वहां पर। वो लोग जो 500 रुपए में एक पत्थर फेंकते थे, अब शिकारा चला करके 5000 रुपए लेते हैं। 500 रुपए में पत्थर फेंकने से बेहतर है शिकारा चला करके, शॉल बेच करके, केसर बेच करके, वहां के टूरिस्टों को गाइड बन करके 5000 रुपए कमाना ज्यादा बेहतर है। ये 500 रुपए में एक पत्थर फेंक करके घर में छुपते रहना कि कहीं पकड़े ना जाएं, ये ज्यादा बेहतर था। आज कोई स्कूल नहीं चल रहा। पहले रोज क्या होता था, स्कूल चलते थे, किस लिए? क्योंकि पढ़ेंगे तो पत्थर नहीं फेंकेंगे। आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं। आज स्पोर्ट्स में कितना आगे जम्मू कश्मीर, बिजनेस में कितना आगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कभी सोच सकते थे कि जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने तो एक तरीके से जो हम लोगों के कि यार जम्मू कश्मीर की समस्या तो ऐसी होगी, लाइलाज होगी, अब हो ही नहीं सकता। लेकिन कितने शांतिपूर्ण ढंग से वही पत्थरबाज कश्मीर जो है आज पूरे देश के साथ खड़े होते हैं, पूरा देश वहां पर जा रहा है। क्या किसी ने सोचा था? ये क्या भारत की लेकिन सरकार की नीति की सफलता नहीं है क्या? एक सवाल है, विपक्ष इस पे सवाल, जैसे ये कई बार बातें आप टीवी पे भी बोल चुके हैं और इस पे काउंटर क्वेश्चंस भी आया है, जिसका आपने सामना किया था। मैं चाहता हूं कि विपक्ष की ही बात में रख देता हूं। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराती है क्योंकि वहां का ग्राउंड सर्वे भारतीय जनता पार्टी का सामने आ चुका है, वो वहां से हार जाएगी। ममता बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल में चोट के दम पे, मैं ये कोट कर रहा हूं, चोट के दम पे वोट रोक देगी भाजपा, क्योंकि चोट लगा 2019 में पांव टूटा था, 2024 में माथा, जो फोटो शूट हुआ है 2 दिन पहले, सर आपको जिक्र होगा। बिहार में बात करें तो तेजस्वी यादव का कहना है कि माई बाप की पार्टी बिहार में नहीं, वो तो बीजेपी को रुके वो तो माई बाप की पार्टी है, बता राबड़ी जी और लालू जी की पार्टी है, वो सही बोला उन्होंने, माई बाप की पार्टी है वो। खास दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जिनकी पूरी पार्टी करप्शन में फंसी हुई है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव बनाना चाहती है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को अगर हम देखें और तो ये क्या दिख रहा है विपक्ष के तौर पे, तो ये साफ तौर पर एक विपक्ष के एंगल से देखें तो लग रहा है कि तानाशाही सरकार है, लेकिन हकीकत क्या है आज देश जानना चाहता है। देखिए एक बात बड़ी साफ सी, मैं एक बात कहता हूं कि जो आंकड़े आए हैं वो मनमोहन सिंह की सरकार के समय में या यूपीए की सरकार के समय 5000 करोड़ की संपत्ति हुई थी या सरकार के खजाने में गई थी, अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर की ज्यादा है। मुझे तो जब जिसके घर पे जाकर के मैं देखता हूँ कि वो हरे हरे नोट मिल रहे हैं, जो गद्दों में मिल रहे हैं, अलमारियों में मिल रहे हैं, पैकेट्स में मिल रहे हैं, इधर उधर मिल रहे हैं, वो भारत सरकार की, उसमें वो किसी भी पार्टी का मुझे इससे क्या लेना देना। भारत सरकार के पास आ रहे हैं, भारत सरकार का मतलब मेरे पास आ रहे हैं। वो खर्चा कहाँ होगा? हाईवेज बनाने में होगा। वो खर्चा कहाँ होगा? आईआईएम बनाने में होगा। वो खर्चा कहाँ पे होगा? एम्स बनाने में होगा। वो खर्चा कहाँ होगा? मेट्रो चलाने में होगा। वो खर्चा कहाँ होगा? देश की उन लोगों को 1 लाख लखपति दीदी बनाने में होगा। वो खर्चा कहाँ होगा? देश के बच्चों के हेल्थ पर होगा, आयुष्मान योजना में होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं ये नहीं देखता किसके घर से मिल रहा है। काला धन मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए जब मिलते हैं और मशीनें गिनते गिनते हाफ जाती हैं और कहते हैं कि मशीनें गर्म हो गई, खराब हो गई, और मैं बड़ा खुश होता हूं कि ये पैसा मिला और वो पैसा सरकार की तिजोरी में गया। वो पैसा जो एक व्यक्ति ने या कुछ व्यक्तियों ने अपने रख रखा था, मुझे इससे क्या लेना था वो किस पार्टी का है? मुझे भारत की जनता को इससे क्या लेना देना कि वो किस पार्टी का था। नहीं, इस पार्टी का होगा तो नहीं लेना चाहिए, इस पार्टी का भी लेना चाहिए। अरे भाई, वही आज तक विपक्ष ने ये नहीं कहा कि हम पर जो हो रही है वो गलत हो रही है। वो कहते हैं उन पर क्यों नहीं हो रही, सिर्फ हम पर क्यों हो रही है। यानी कि मतलब ईडी की कार्रवाई जिन पर हो रही है उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गलती की, वो कह रहे हैं उन पर भी होनी चाहिए। अपनी सफाई में नहीं कहा, पहली बात। दूसरी एक बात और बड़ा जुमला चल रहा है और ये नैरेटिव ऐसे बनता है कि विपक्ष को भी बहुत मजबूत होना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अरे भाई, ये बताइए जिम्मेदारी किसकी? विपक्ष की है ना कि वो मजबूत हो। अपनी जिम्मेदारी को मीडिया पे, लोगों पे, भारत की जनता पे, सत्तारूढ़ दल पर क्यों थोपना चाहता है? आपको मजबूत होने से कौन रोक रहा है? आप मजबूत होइए।
लेकिन ये कि नहीं लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी, अरे जरूरी है तो होइए ना आप मजबूत। आपको मजबूत होने से कौन रोक रहा है? आप इकट्ठे तो हुए थे जून में, इंडिया अलायंस तो बनाए थे जून से लेकर अब तक, और अभी नहीं, उससे पहले बेंगलोर में एक बार सारे लोग हाथ पकड़ करके इकट्ठे हुए। जहां जहां एक छोटी सी सरकार बनती है वहां सारे पार्टियों के नेता इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद एक दूसरे को, कोई कहता है चिरकुट पार्टी, कोई कहता है धोखेबाज पार्टी है। एक उस जो हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, भारत की जनता को क्या समझते क्या है कि ये धोखेबाज पार्टी है जिसने हमको नहीं बख्शा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, फिर उससे अलायंस कर रहे हैं कि आपको क्या छोड़ेंगे जी, आपको जब मुझे धोखा दे दिए तो आपको छोड़ेंगे क्या? दूसरा कह रहे हैं ये अखिलेश क्या होता है, चिरकुट नेता से हम बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के बारे में जो कुछ कहा था, आज वो कसम कह रहे हैं कि भाई मर्दों को अपने खाना मत देना, ये कसम लो। अरे कसम तो उन्होंने खुद खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। दूसरों को कसम दे रहे हैं, अपनी कसम सबसे पहले तोड़ने वाले दूसरों को कसम देने की क्या उनकी क्षमता है ये। तो बात विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये बात मुझे क्या कहने की जरूरत है, जो विपक्ष में है वो होना मजबूत। मैं क्यों इस बात क्यों कहूं? अगर मेरी सरकार मुझे हर सुविधा दे रही है, विकास के रास्ते पे चल रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, बेरोजगारी कम हो रही, मैं कहता हूँ बेरोजगारी के आंकड़ों पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर ये बात सच है कि ईपीएफ में 18 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आप ये बताइए एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में बिना नौकरी के कोई भी व्यक्ति, वो तो एम्प्लॉयर जो है वो पैसे जमा कराता है। अगर किसी को नौकरी मिली नहीं तो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हर महीने जमा हो ही नहीं सकता। अगर ये सच है तो इन आंकड़ों पे आके बात करें। मूडी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब लोग कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की है। लेकिन भारत के उस विपक्ष को जो मजबूत भी होना चाहता है वो उसको ये दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि नहीं भारत में, मुझे एक बात बताइए आप, जो ये एजेंसियां, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, उनके हिसाब से भारत भुखमरी के लेवल पर पाकिस्तान से भी कई गुना नीचे है। आपको क्या लगता है ये सही है? कहीं कभी नहीं सही है। तो ये उन एजेंसियों के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे तमाम पार्टी के प्रवक्ता आकर के, देखो जी हमारी भारत जो है भुखमरी के यहाँ पर है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो, आपने कभी पिछले 2, 3, 4 वर्षों सुना तो भूख के कारण मरा? यही तो सबसे पहला काम किया कि भूख की वजह से रोजगार है, इज्जत से जीना है, उसके कमाई के साधन हो, ये उसके बाद की बात है। लेकिन पहली चीज है कि भूख से इस देश के एक भी आदमी को मरने नहीं दूंगा मैं। आप कालाहांडी आपने सुना होगा, कभी बिहार में सुना होगा, महाराष्ट्र में सुना होगा, भूख से मौतें हो रही। पिछले 4-5 वर्षों में आपने सुना भूख से कोई मरा? नहीं मरा। ये पहली चीज थी जो इस सरकार ने कहा कि आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके जीवन की गारंटी है कि आप भूख से नहीं मरेंगे। उसके पश्चात अगला है, आपको नल से जल मिलेगा, आपको घर मिलेगा, आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, दवाई मिलेगी, आपको रहने के लिए इज्जत घर मिलेगा। ये सब चीजें क्या है? सर एक सवाल है, क्योंकि आप टीचर भी हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो पत्रकार भी है, बड़े बड़े पत्रकार रहे हैं, एनडीटीवी में काम किए हैं, आजकल आप ट्विटर पे देख रहे होंगे बड़े धीरे-धीरे जो धीमी गति से समाचार बोलते हैं, और यही फेक डाटा को जिस तरह से वो परोसते हैं, झूठ को जिस तरह से सच साबित करते हैं, उन लोगों की मजबूरियां क्या है? मुझे एक बात तो क्लियर समझ में आ रही है कि विपक्ष का काम है सही को भी गलत बोला, क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन ऐसे पत्रकार जो गलत डाटा को देश के सामने रख देते हैं, और उनका एक वर्ग है जो उनको फॉलो करता है। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी क्या हुआ कि मैं नाम ही कर देता हूं सर, रवीश कुमार हो गए और भी अन्य बहुत सबके बारे में बताता हूं। अभी एक कॉन्क्लेव हुआ एक चैनल का, चैनल भी है, मैगजीन्स में निकलती हैं, तो उसके मालिक ने आके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर मुख्य अतिथि थे, उनके सामने कहा कि मेरी आपसे एक शिकायत है जी। सबसे पहले उन्होंने स्वागत करते हुए पहला बात बोला, मेरी प्रधानमंत्री जी आपसे एक शिकायत है कि आपकी सरकार की कोई खबर हम तक घटना होने से पहले पहुंच ही नहीं पाती, आपकी सरकार की कोई खबर लीक नहीं होती, तो हमें बड़ी मुश्किल होगी। पहले हमें सब कुछ पहले मालूम चल जाता था कि ये होने वाला है, ये है। फिर उन्होंने कहा कि मैं उसका जवाब भी देता हूँ कि आप ये कहेंगे आपकी दुकान, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, ये कहा उन्होंने उस चैनल के मालिक ने, और कहा
कि आप मुझे ये भी मालूम है कि इसका जवाब क्या देंगे कि आपकी दुकान चलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो ऐसे विपक्ष चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं है, नरेंद्र मोदी की नहीं है कि विपक्ष मजबूत हो। और जहां तक आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, इन लोगों के वो लोग हैं, आपको मालूम होगा एक राडियो टेप आया था, कौन मंत्री बनेगा इस देश में, यही लोग पत्रकार लोग लॉबिंग करते थे, तय करते थे, पैसा कमाते थे, उससे नीतियां बनती थी, बिजनेस की, शेयर मार्केट की, ये सारी चीजें बनती थी। दिक्कत तो होगी। संजय बारू ने लिखा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहूंगा, जिस चीज का प्रमाण होगा वही कहूंगा। नीरा राडिया टेप आए थे वो सबको मालूम है। संजय बारू ने लिखा कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो उनके साथ 59 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल पत्रकारों का जाता था, और कहते हैं कि पत्रकार फोन करके कहा करते थे कि अब तो यार 5-6 महीने हो गए, कोई मेरा नंबर नहीं लगाया तुमने। और कहते जब वो कहते थे कि हाँ गए तो थे, अरे क्या अफ्रीकन कंट्रीज में खो दिया और नाइजीरिया भेज दिया, कोई यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन में भेजो ना हमें। ये वो पत्रकार हैं जो कैमरे के सामने आकर के बहुत ईमानदारी का दिखाते हैं। ये वो तमाम पत्रकार हैं। अब कोई पत्रकार नहीं जाता, दूरदर्शन वाले जाते हैं, बाकी लोग दूरदर्शन से फुटेज लेते हैं, ANI जाता होगा, अपने खर्चे पे जाते हैं। तो फिर दुख तो होगा, दर्द तो होगा। वैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों के पेट पे तो लात पड़ी है। जब हरे हरे नोट निकलते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो ईडी की बड़ाई करेगा, वो सरकार की बड़ाई करेगा, सरकार की तारीफ करेगा? क्या वो तो तारीफ नहीं करेगा। जितना पैसा सरकार के पास आया है, जो लोगों की तिजोरियों में भरा पड़ा था, उसके हिसाब से आपको नहीं पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो ये इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, मिसगाइड होते हैं, उनको किस तरह से, क्योंकि देखिए वो भी हमारे देश के हैं, हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार है, हमारा परिवार है, उनको किस तरह से रास्ते पे लाया? क्योंकि सर आप टीचर हैं। नहीं, आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी भी हजारों लाखों लोग हैं जो इस तरीके के अफवाह में और बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनको आप एक झूठ बोलिए, अगर मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि कहा जाए कि भाई आपको मालूम है, एक झूठ परोसा गया और तो एक MP ने बोला कि प्रधानमंत्री मशरूम खाते हैं, 80,000 का वो एक मशरूम है, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार प्रधानमंत्री तो 80,000 का मशरूम खाते हैं। ऐसा झूठ, पता नहीं कोई 80,000 का मशरूम आता भी है कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन बात बड़ी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँ कि देखिए झूठ ना, एक बात तो साफ है कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। वो कश्मीर के लोग, वो जो कश्मीर के फेमस लोगों की बात कर रहा हूँ, JNU के जो ऑफिस बेरर थे स्टूडेंट्स यूनियन के, आज अगर वो बदले हैं कश्मीर की स्थिति को देख करके, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। जाते जाते एक क्वेश्चन सर और, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, बांग्लादेश मुस्लिम देश है, ईरान अगर मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, नेपाल हिंदू कंट्री है, तो भारत क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्यों है लोगों को तकलीफ? नहीं, ऐसा है कि भारत ऑलरेडी हिंदू है। लोगों का कहना है कि 24 में अगर जीत जाएगी मोदी गवर्नमेंट तो हिंदू क्या राष्ट्र बनेगा? नहीं तो अच्छा एक बात कहिए, क्यों ना हो? नहीं एक बात कहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र जिस समय संविधान नहीं बना था, और संविधान में धर्मनिरपेक्षता तो लिखी भी नहीं हुई थी पहले से, उसके बावजूद यहाँ पर जिसको रहना था, किसी भी धर्म वाले को वो रहता था। पहली मस्जिद भारत में बनी, मुसलमान आकर के यहाँ पे रहे, अत्याचारियों के बजाय जिन्होंने भारत के मुसलमानों से के साथ, जिन मुसलमानों ने भारत के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आज वो आदर्श हैं। रहीम हो, कबीर हो, रसखान हो, सर आंखों पे बिठाते हैं। यही हिंदू कल्चर है, ये हिंदू संस्कृति है, अभी भी वही है। इसलिए चूंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं, आप एक बात बताइए मुझे कि हिंदू देवी देवताओं को इतनी गालियां दी जाती हैं, उसमें सोशल मीडिया पे शिकायतें होती होंगी, धमकियां भी होती होंगी कि इसको पकड़ा जाना चाहिए, कहीं सर तन से जुदा नहीं सुना होगा, कहीं सर तन से जुदा। एक वो संप्रदाय है, एक वो धर्म के लोग हैं, उस संस्कृति के लोग हैं हम, जिन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक न्याय का इंतजार किया है। मंदिर तक नहीं बना सके। जिस जगह पर लिखा हुआ था मस्जिद जन्म स्थान, बाकायदा तमाम इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि वहां मीर बाकी ने
मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई। आज भी वो लोग, कुछ लोग राजनीतिक दल के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं वहां पे बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। ये हिंदू समाज है, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं कहता है, हाथ जोड़ के कहता है नहीं हमने तो देखो, हमने तो अदालत के फैसले का इंतजार किया, उसके बाद बन रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हालत है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए? कोई और ऐसा देश हो तो मुझे बता दीजिए। अमेरिका का राष्ट्रपति जाकर के जिस तरीके से वहां पर चर्च में जाकर के उसका होली वाटर लेना पड़ता है, मुस्लिम राष्ट्र, और मेरा किसी धर्म से विरोध नहीं है। अगर वो लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति है? हमें अपने धर्म का पालन करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर इस्लामिक राष्ट्रों में, पाकिस्तान में हमें इस बात से आपत्ति नहीं कि वो इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान से हमें इस बात की आपत्ति है कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, इस बात की आपत्ति है। कांग्रेस का इस तरह का राम के प्रति जो व्यवहार दिखता है, हमारे आराध्य के प्रति जो व्यवहार दिखता है, क्या कांग्रेस पे राहु काल चल रहा है? ये जो राहुल गांधी है वो राहु काल है क्या? जब तक रहेंगे तब तक बसने नहीं देंगे। इसमें अकेले राहुल को क्यों हुआ? पूरी पार्टी ऐसी है। प्रमोद कृष्णन जैसे लोगों ने जो जिस तरीके से पोल खोली है, और न सिर्फ प्रमोद कृष्णन ने, मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि राहु केतु अर्जुन मोढवाडिया ने जो कहा, और पूरे देश के कांग्रेसी भीतर ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसी को एंटी नेशनल थोड़ा है, नेतृत्व हो सकता है इस तरीके का, लेकिन जो आम कांग्रेसी है वो तो नेशन के साथ है, राष्ट्र के साथ है। उसको लगता है कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए था, जाना चाहिए था, राम मंदिर का समर्थन करना चाहिए था। जो लोग स्वार्थ है, मुट्ठी भर लोग हैं जिनका स्वार्थ है राजनीति में, पदों पर, सत्ता पर बैठ करके मलाई खाना, उनके लिए दिक्कत है। बाकी आम व्यक्ति की दिक्कत होना है। आम व्यक्ति तो कहता है बिल्कुल क्या गलत है, सही होना चाहिए, जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, धारा 370 हटी बिल्कुल ठीक हुआ, ट्रिपल तलाक हटा बिल्कुल ठीक हुआ, राम मंदिर बन रहा बहुत बढ़िया हुआ। आम व्यक्ति से पूछिए, आप कोई भी विरोध करने वाला नहीं है। सर रायबरेली यूपी का सर्वे हमारा आ चुका है, 74 से 77 सीट बीजेपी जीत सकती है हमारे सर्वे में। रायबरेली हार रही है, सोनिया गांधी लड़ रही थी उस समय, हमारे सर्वे में हार रही थी। क्या प्रियंका वाड्रा के आने से समीकरण बदल सकता है, समझा सकती है कि नया चेहरा? देखिए ये जो अफवाहें उड़ रही है ना, हाँ। तमाम ऐसी बातों के बावजूद कि उनको अकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं मानता। कांग्रेस या खुद परिवार कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा कि पहला चुनाव प्रियंका को लड़ाया जाए और वो हार जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कभी नहीं करेगा। राहुल गांधी कभी जो हारने की स्थिति आई तो दूसरी जगह से चुनाव लड़वाया गया। आप चाहते हैं कि रायबरेली से उनको लड़वा करके और पहला ही चुनाव प्रियंका गांधी हट जाए तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? ये कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों की नीति हो सकती है कि लड़वा करके खत्म कर दिया जाए। सोनिया का पुत्र मोह तो हो सकता है ना कि अपने जिस तरह से, देखो मैं किसी व्यक्ति के बारे में ना, वो उनकी क्या नीति है, वो क्या सोचती हैं, उन्होंने क्यों ऐसा किया, इसके बारे में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? मैं राजनीतिक पारिवारिक स्तर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति का पहला चुनाव लड़वाया जाए बहुत ही हाइप करके और वो हार जाए तो उसका तो पूरा का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये परिवार जो है इस तरीके का रिस्क लेगा, और रिस्क लिया भी नहीं उसने। जब उसको लगा कि अमेठी हार सकते हैं तो वायनाड से दूसरी जगह से चुनाव लड़े। वो राजनीति से बाहर नहीं होना चाहते, या हार जाते तो बाहर हो जाते। इसलिए प्रियंका गांधी रायबरेली में लड़ करके ये खतरा क्यों बोल लेगी कि वहां से भी चुनाव हार जाए और पहला ही चुनाव हार जाए, बिस्मिल्लाह ही ऐसा हो? तो ये सब ऐसा है नहीं, होगा नहीं ऐसा रायबरेली, जहां तक मुझे लगता है। अगर थोड़ी सी भी समझ होगी, राजनीतिक समझ, तो कोई ये राय नहीं देगा कि आप रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं। देश का हर गंभीर सवाल का जवाब आज आपको मिला, वो चाहे सीए हो, देश की राजनीति हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य, हर सवाल का जवाब आज आपको मिल चुका होगा, शायद मुझे लग रहा है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट और ATS के साथ। धन्यवाद सर।